साल 2021 में पहली बार प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब मुलाकात करते हैं तो राहुल और प्रियंका ने प्रशांत किशोर से मांग की थी कि आप कांग्रेस पार्टी के संगठन को फिर से रिवाइव कीजिए, एक नई हमारे लिए दिशा तय कीजिए ताकि हम देश की राजनीति के क्षितिज पर दोबारा से स्थापित हो सकें। लेकिन तब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ उतना ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाए थे और कांग्रेस पार्टी ने भी एक औपचारिक बैठक की थी, लेकिन प्रशांत किशोर को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन 2022 आते आते जब कांग्रेस के भीतर G23 जैसे ग्रुप पनपने लगे और सीधा जो प्रहार था वो गांधी परिवार पर हुआ, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, और सीधे तौर पर मांग की गई कि अब नेतृत्व में एक बदलाव लाया जाए और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से इतर किसी को अपना नेता माने। और उस वक्त ममता बनर्जी राइज कर रही थी। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी लगातार दिल्ली में अपनी नजरें गड़ा रही थी। आनंद फानंद में कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि भाई विपक्ष में मजबूती दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो हालात हैं, सत्ता तो चली गई थी, लगातार दूसरी बार 19 पे हार हो चुकी थी। विपक्ष में भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बॉयकॉट वाले हालात झेल रहा था। गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी झेल रही थी। तब 2022 में कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर को बुलाया। प्रशांत किशोर की एक अच्छी छवि थी तब तक। छवि किस लिए कि प्रशांत किशोर जिसके लिए भी काम करते हैं ऐसी रणनीति बनाकर देते हैं कि भाई उसे सफलता मिल जाती है, चाहे बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए हो, चाहे वो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए हो, डीएमके के लिए हो, पंजाब में कांग्रेस के लिए हो, सबके लिए। कांग्रेस पार्टी अप्रैल 2022 में बाकायदा प्रशांत किशोर के जो प्रेजेंटेशन रहता है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाती है। 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर पर यह प्रेजेंटेशन रखा गया। राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। इस प्रेजेंटेशन में जो एक सार निकल कर आया, जो प्रशांत किशोर ने पावर पॉइंट बनाया था, 600 पेजों का उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी को वापस ट्रैक पर ले आऊंगा, विपक्ष में रहते हुए ट्रैक पर ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक मांग है, मेरी एक डिमांड है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जो फैसला लूंगा वो फैसला अंतिम होगा, वो फैसला निर्णायक होगा और इस फैसले में मुझे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ये प्रशांत किशोर किससे कह रहे थे? गांधी परिवार से। जिस पार्टी में किसी और नेता का हस्तक्षेप ना आए, इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी की लंका लगा दी थी गांधी परिवार ने। उसी गांधी परिवार को प्रशांत किशोर अंतोगत्वा यही सजेशन दे रहे थे कि भाई आप मुझे वो पावर दीजिए ताकि मैं पार्टी में जो फैसले लूं उस पर कोई हस्तक्षेप ना करें। सारी कहानी यहां खत्म हो गई एक ही बात पर आकर। लगभग यहां तक मामला आ गया था कि प्रशांत किशोर अगर ये डील साइन हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि भैया जैसे तैसे तो मैं अपनी बेटी और बेटे के लिए यहां तक पार्टी को डुबा कर आई हूं और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको पार्टी सौंप दूं, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हम नमस्ते कर लेते हैं आपसे, गुड बाय कर लेते हैं। आपने हमारा वक्त दिया, आपने हमारा वक्त लिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, इसके लिए हम शुक्रिया कर रहे हैं आपका। और ये आखिरी बात थी जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच हुई। इसके बाद पीके को कहा गया कि हम एक कांग्रेस का एम्पावर्ड ग्रुप बना देते हैं, EAMG करके उसका कहा। बोला 2024 के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पीके ने मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, अगर फुल पावर दे सकते हो तो दो, नहीं तो मत दो। ये कहानी 2022 में खत्म हो गई थी। इसके बाद कभी भी बीच में गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी या प्रशांत किशोर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की 15 तारीख खबर आती है कि प्रशांत किशोर की दिल्ली में प्रियंका वाड्रा से मुलाकात हुई। 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहली बात, प्रियंका और प्रशांत किशोर की मुलाकात क्यों हुई। दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने मुलाकात प्रियंका से ही क्यों की, राहुल से क्यों नहीं की,
खड़गे से क्यों नहीं की, सोनिया से क्यों नहीं की, और तीसरी बात, इस मुलाकात के पीछे कौन से सबसे बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में है। तीनों बात आपको एक एक करके समझाऊंगा और आपको इस पूरी मुलाकात की जो असल कहानी है, जो कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा पा रहा है, मुझे हैरानी हो रही है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का आर फॉर राष्ट्र में स्वागत है। मैं हूं राधा मोहन तिवारी। मेरी एक छोटी सी आपसे विनती, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जय श्री राम के जयकारे मेरे लिए आप लगा दीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। और ऊपर यूपीआई आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यूपीआई नंबर है, जो आप सहयोग राशि मुझे भेजना चाहते हैं समर्थन के लिए, वो भेज सकते हैं। अब दिल्ली में मुलाकात होती है प्रशांत किशोर प्रियंका वाड्रा की। सोशल मीडिया से लेकर तमाम राष्ट्रीय मीडिया, हर जगह खबरें चल रही हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बड़े बड़े इस मुलाकात का विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं। अब इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि भाई बिहार चुनाव के बाद जो स्थिति वहां पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की हुई, प्रशांत किशोर अपने लिए कोई पिच तलाश रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नेता महासचिव प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की। एक बंधु हैं, मुझे समझ में नहीं आता है मीडिया इस वक्त क्या एनालिसिस करता है, कहाँ सोता रहता है। मैं किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन एक आसान सी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर शामिल होना चाहते हैं और इसलिए प्रशांत किशोर ने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की और प्रियंका वाड्रा से कहा कि मुझे बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, मैं अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दूंगा। यह पूरी कहानी परोसकर तमाम मीडिया चैनल्स में, सोशल मीडिया में फैला दी गई। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कितनी सीट है? 6 सीट है टोटल बिहार में कांग्रेस की। प्रशांत किशोर की 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 236 सीटों पर जमानत जब्त है। यह प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति है। एक बात अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होना चाहेंगे तो किस लिए शामिल होना चाहेंगे? 6 सीटों के लिए, या प्रियंका गांधी वाड्रा प्रशांत किशोर को पार्टी में लेकर आना चाह रही हैं तो किस लिए? 236 जमानत जब्त के लिए। यहां तो अंधों के बीच में काना राजा वाली बात हो रही है। लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जिनके पास 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का सीधा अवसर था, सीधा अवसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का, गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम करने का। और हां, यह बात सच है कि अगर प्रशांत किशोर कहते तो उनको एक राज्यसभा सीट भी दे दी जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, पार्टी चाहती है कि हमारे साथ अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लाखों रुपए लेकर रणनीति बनाता है, पूरा कैंपेन सेट करता है, अगर वो पार्टी का ही सदस्य हो जाएगा तो पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करेगा। एक राज्यसभा सीट देकर अगर हमें पूरी स्ट्रेटजीज मिलती हैं तो क्या इसमें दो राय। लेकिन तब प्रशांत किशोर ने क्या मांग की थी? प्रशांत किशोर ने तब मांग की थी कि मैं युवाओं पर केंद्रित एक अपना अलग मंत्रालय बनाना चाहता हूं, जो मंत्रालय पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा, जिस पर कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में रहेगी। जब प्रशांत किशोर ने यह प्रस्ताव रखा अमित शाह के सामने, अमित शाह ने ठुकरा दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप पार्टी के लिए काम करने वाले एक स्ट्रेटजिस्ट थे जिसके लिए आपको बकायदा फीस भी दी जाती है, लेकिन आप कहें कि नहीं मैं एक मंत्रालय चाहता हूं, ना तो ये पार्टी को स्वीकार था और प्रशांत किशोर को यह स्वीकार नहीं हो पाया कि नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर का धीरे से अमित शाह से एक दूरी बन गई, दूरियां खड़ी हो गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना बंद कर दिया। बाद में वो टीएमसी के पास गए, फिर वो डीएमके, तेलंगाना गए, तमाम जगह उन्होंने अपना काम किया। घूम फिर कर उन्होंने 2024 में अपनी पार्टी बनाई, 2025 में उस पार्टी का उन्होंने स्वाहा भी करवाया। तो जब ये बात प्रशांत को पता है कि उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी नहीं हो सकती है, मैं कह रहा हूं आज तो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि बिहार का अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रशांत किशोर को यह बात पता है कि अगर कांग्रेस मुझे इस वक्त कर्नाटक, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में से किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना दे, मुख्यमंत्री भी ऑफर कर दे, तो भी मेरी स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या रहेगी ये किसी से नहीं छिपी है।
ये बात आपको समझ में नहीं आती है, मीडिया के तमाम जो विश्लेषक है उनको समझ में नहीं आती, लेकिन प्रशांत किशोर को समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही युवराज है, वो है राहुल गांधी। और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में कोई भी पार्टी में शामिल हो जाए, उसके लिए पार्टी का जो शीर्ष पद है वो कभी रिक्त नहीं होगा। तो सवाल नहीं पैदा होता है कि प्रशांत किशोर इस तरह की कोई बेवकूफी करेंगे या कोई बात करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल जो था, प्रियंका वाड्रा से ही मुलाकात क्यों? अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होना भी होता तो वो ये मुलाकात राहुल गांधी से कर सकते थे, कांग्रेस के जयराम रमेश से करते, केसी वेणुगोपाल से करते जो संगठन के नेता हैं, या बड़े नेता के तौर पर चले मल्लिकार्जुन खड़गे से कर लेते। राहुल से बड़ा तो कोई नेता है नहीं फिलहाल कांग्रेस में। प्रियंका वाड्रा से ये मुलाकात करके, बिहार की जिम्मेदारी प्रियंका के हाथों में नहीं थी, तो बिहार का कनेक्शन कोई नहीं बैठ रहा है। यहां पर ये जो तमाम बातें हैं कि इसका कोई बिहार से कनेक्शन है या कांग्रेस में शामिल होने का, इसकी कोई कहानी नहीं है। दूसरी कहानी, ये मुलाकात प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से की या प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से की? यही है इस मुलाकात का सार, जो आधे से ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता कि ये मुलाकात प्रशांत के हितों के लिए नहीं है। यह मुलाकात प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये जो दिल्ली में मुलाकात हुई, जिस सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया के पत्रकारों पर भड़क गई कि क्या आपके पास दूसरा सवाल नहीं है, दरअसल ये पूरी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक हितों के लिए की गई। इस मुलाकात के पीछे जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है और इसकी शुरुआत पिछले साल हो चुकी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब चुनावी बेला में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने का पूरा अपना उद्देश्य मां सोनिया गांधी को सुनाया था, तभी गांधी परिवार में सत्ता की जो लड़ाई है, जो विद्रोह है, वो परिवार में शुरू हो गया था। सोनिया राहुल को रखना चाहती थी फ्रंट फुट में। राहुल ने धीरे धीरे पूरी पार्टी में कब्जा जमा लिया है। राहुल के आगे अब सोनिया के भी फैसले नहीं चलते हैं। लेकिन प्रियंका को यह रास नहीं आ रहा था, क्योंकि 14 की हार, 19 की हार, यूपी की हार, पूरे देश में कांग्रेस की हार। प्रियंका ने एक बार नहीं कई बार कहा था कि मुझे अब राजनीति करनी है, मैं कब तक इंतजार करूं। और देखिए, महत्वाकांक्षा होती है। जब तक प्रियंका को साइडलाइन किया जा सकता था तब तक किया गया, लेकिन अब प्रियंका को पता था कि अब मेरे लिए जगह है, क्योंकि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। और तभी प्रियंका ने जिद करके लोकसभा चुनाव जो बाइपोल था वायनाड का, वहां पर खुद लड़ी। बात इतनी थी कि प्रियंका को उत्तर भारत में नहीं रखना चाहती थी सोनिया, क्योंकि 2024 के जो परिणाम थे उत्तर भारत में कांग्रेस के लिहाज से अच्छे थे, 6 सीट आ गई थी। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई थी, तब सोनिया गांधी ने राहुल को वहां नहीं भेजा, राहुल को गुजरात भेजा था 17 में कि जाओ, वहां पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन 22 में यूपी में किसे भेज दिया? यूपी में प्रियंका को भेजा। यह कहानी चलती है। साथ में वहां पर राहुल थे। तो प्रियंका ने जिद की कि मुझे बाइपोल लड़ना है, वायनाड का उपचुनाव लड़ना है। प्रियंका की जिद के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आप नहीं लड़ाओगे तो मेरे पास अपने लोग हैं, मैं जैसे चाहूंगी वैसे लड़ लूंगी, मेरे पास कार्यकर्ता है, मेरे पास अपने नेता हैं। आखिरकार सोनिया को झुकना पड़ा था और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चुनाव लड़ लीजिए। और तब से ही प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कांग्रेस में अपने धड़ को मजबूत करती आई हैं, लगातार। और कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी के इस गांधी परिवार के भीतर सत्ता की इस लड़ाई को लेकर बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं। बीते कुछ सप्ताह पहले वो आपने खबर भी सुनी होगी, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बेटे रेहान वाड्रा का सरनेम राजीव गांधी के नाम के साथ जोड़ दिया। रेहान राजीव वाड्रा, गांधी भी लगेगा उसमें। यह साफ संकेत था कि प्रियंका ने कहा कि अब मैं अपना उत्तराधिकारी भी तैयार करूंगी, क्योंकि अब मोह आ गया ना। जैसे सोनिया गांधी पुत्र मोह में राहुल गांधी को कांग्रेस सौंप चुकी है,
राहुल गांधी ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब वही पुत्रमोह प्रियंका को भी दिखने लगा और प्रियंका इस बात को अब समझ गई हैं कि मेरे बेटे के लिए राहुल नहीं तैयार करके देंगे पिच, मेरे बेटे के लिए सोनिया नहीं तैयार करके देंगी, जयराम रमेश या केसी वेणुगोपाल करके नहीं देंगे। मेरे बेटे के लिए अगर पार्टी खड़ी करके देनी पड़ेगी तो वो मुझे देनी पड़ेगी, और बेटे के लिए कुछ करना है तो उससे पहले मुझे खुद के लिए करना होगा। और तब से प्रियंका ने, जब से उनके अंदर ये मोह जागा है, क्योंकि देखिए ये पूरा परिवार, वो आपने जो हमारा मुगल परिवार है, हमारा नहीं मतलब जो आया था, उसमें भी यही होता था, सत्ता के लिए एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे की कुर्सी पर कब्जा करना। कुछ वैसा ही इस वक्त गांधी परिवार के भीतर हो रहा है। जैसे सोनिया ने बाकायदा बेटे के लिए पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया, अब उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बेटे के लिए पार्टी में लगातार अपने हक की मांग कर रही हैं और राहुल गांधी के बगल में लोकसभा में बैठकर सीधे तौर पर आधी पार्टी पर कब्जा ठोक रही हैं। और इसी संदर्भ में अब उन्होंने प्रशांत किशोर से ये मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि कैसे मैं अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के चेहरे के तौर पर खड़ी कर सकती हूं। इस संबंध में बाकायदा उन्होंने पीके की मदद ली है। अब खास बात यह है कि प्रियंका नहीं चाहती कि यह बात बाहर आए। अब राहुल के साथ टसल है, यह बात राहुल को भी पता है, यह बात प्रियंका को भी पता है, लेकिन दोनों पब्लिक में यह बात जग जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन गांधी परिवार के भीतर क्या हो रहा है, अब ये बातें छिप नहीं पा रही हैं। जो सार्वजनिक तस्वीरें निकल कर आती हैं वो कुछ और कहानी बताती हैं, लेकिन जो तस्वीरें बाहर नहीं आ पा रही हैं उनकी कहानी अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी को खोखला कर रही है। और जो दो फाड़ की कहानी कांग्रेस में लंबे समय से सुनने में आ रही है कि दो फाड़ होगा, उस दो फाड़ में एक फाड़ करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 2029 से पहले आपको वो तस्वीर कांग्रेस के भीतर दिख जाएगी जब कांग्रेस दो सिरों में बटी रहेगी। और इसीलिए अब प्रियंका ने अपनी जो लड़ाई है, अपना जो रास्ता है, वो तेज कर दिया है। राहुल विदेश निकल गए और इस बीच प्रियंका गांधी जाकर मुलाकात करती हैं प्रशांत किशोर से। वक्त भी देखिए, मौका भी देखिए, और मौके के पीछे जो चौका मारने की कोशिश है प्रियंका की वो भी देखिए। एक बात तय है कि गांधी परिवार जिस तरह उसने पार्टी को हाईजैक किया, उसी तरह अब उसके परिवार के भीतर भी अलग अलग फूट पड़ रही है और सब आपस में बट रहे हैं। यही होता है अंत। आपने देश को लड़कर देश को बर्बाद कर दिया। 65 सालों तक आपने देश में राज किया। पिछले 10 सालों में आपने देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक परिवार का आपने सोचा। आखिरकार पार्टी के भीतर यह स्थिति आ गई है कि आपका एक परिवार भी पार्टी को नहीं चला पा रहा है। इसी को कहते हैं दुर्दशा, जो अब गांधी परिवार के साथ देखने के लिए मिलने वाली है।